बच्चों, कल हमने प्लेटो के साम्यवाद की संपत्ति संबंधी धारणा पर विचार किया था। आज हम प्लेटो के परिवार और स्त्रियों का साम्यवाद पढ़ेंगे। प्लेटो ने अपने साम्यवाद की धारणा है वो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दी है। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद का इतना विस्तार से वर्णन नहीं किया, बल्कि इन्होंने परिवार और स्त्रियों के साम्यवाद का विस्तार से वर्णन किया है। प्लेटो वर्ग कहते हैं कि अभिभावक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ उन्हें निजी परिवार से भी वंचित करना चाहिए। उनका कहना है कि अभिभावक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए। परिवार का विचार संपत्ति की धारणा पर आधारित होने के कारण प्लेटो परिवार विषयक साम्यवाद और संपत्ति के साम्यवाद को इसका परिणाम मानता है। प्लेटो ये कहते हैं कि अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा, कोई भी किसी के साथ स्थायी रूप से व्यक्तिगत रूप से सहवास नहीं करेगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होगी और उनकी संतानें भी सभी की समान रूप से होगी। न तो माता पिता अपनी संतान को पहचान पाएंगे, जान सकेंगे, और न ही संतान अपने माता पिता को। प्लेटो ने अपने परिवार और स्त्रियों के साम्यवाद के समर्थन के जो आधार बताए हैं, उनमें से पहला आधार है अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि प्लेटो का मुख्य उद्देश्य दार्शनिक राजा को स्थापित करना और आदर्श राज्य की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा। इसमें इन्होंने अभिभावक वर्ग जो कि सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग है, इन दोनों को ही परिवार संबंधी और संपत्ति संबंधी साम्यवाद से इन्होंने लागू किया है। इन दोनों से इन्होंने परिवार और संपत्ति से इनको मुक्त कर दिया है कि ये इन दोनों से दूर रहेंगे। तो इसके समर्थन में इन्होंने जो अपने आधार दिए हैं, उसके लिए इन्होंने कहा है कि परिवार एक ऐसी संस्था है जो व्यक्तियों में संकीर्ण मनोवृत्ति और स्वार्थपूर्ण भावनाएं पैदा करती है। इन्होंने ये भी कहा है कि पारिवारिक मोह और चिंताओं में फंसकर व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्यों के संपादन में वैसी सजगता का परिचय नहीं दे पाएगा जैसी सजगता अभिभावक वर्ग के व्यक्तियों में होनी चाहिए। इसलिए वो परिवार का अंत करना चाहता है, ताकि अभिभावक वर्ग है वो कंचन कामिनी के मोह में न फंसकर और अपनी जो आदर्श राज्य की स्थापना में अपना संपूर्ण योगदान दे सके। दूसरा जो आधार इन्होंने बताया है वो है राज्य में एकता स्थापित करना। प्लेटो ने ये कहा है कि परिवार व्यक्तियों में तेरे मेरे की भावनाएं पैदा करता है और उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो है वो सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। प्लेटो ये कहता है कि राज्य के हित में पारस्परिक संघर्ष की इस प्रवृत्ति का अंत होना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्लेटो ने समस्त स्त्री पुरुषों को एक ही परिवार के रूप में परिणित करके राजनीतिक एकता की प्राप्ति करी है। बार्कर कहते हैं कि प्लेटो इस प्रकार का विचार अभिव्यक्त करता है कि परिवार के उन्मूलन का दिन राज्य की एकता के उद्घाटन का दिन होगा और व्यक्ति के लिए परिवार स्वतंत्रता और दोनों के लिए न्याय का दिन होगा। तीसरी बात इन्होंने कही है कि नारियों को इससे मुक्ति मिल जाएगी, समान अधिकार प्राप्त होंगे, स्त्री पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त होंगे और नारियां मुक्त हो जाएगी, यानी परिवार के बंधन से मुक्त हो जाएगी।
तो उन्होंने ये कहा, हमने ये देखा कि प्लेटो एथेंस का निवासी था और एथेंस में जो स्त्रियां थी उनको केवल घर की चारदीवारी में ही रखा जाता था, घर के कामकाज ही वो करती थी, बाहर उनको राज्य के कार्यों में सब सहयोग देने की या योगदान देने की कोई कल्पना भी नहीं की थी। तो वो सब घर में ही रहती थी। इसलिए प्लेटो ये चाहता था स्पार्टा की तरह महिलाएं जो हैं वो घर से बाहर निकले। और प्लेटो ने ये कहा कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। इसलिए प्लेटो स्त्रियों में आने वाली इस हीन भावना का अंत करना चाहता था और उनका कहना था कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर सकती है। स्त्रियों के पास भी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो सार्वजनिक जीवन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके। इसलिए उनको ये अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिए प्लेटो ने परिवार का और स्त्रियों का साम्यवाद प्रदान किया। इसके अलावा चौथा जो है वो समर्थन का आधार है श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति। श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति क्यों जरूरी है? इसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें दार्शनिक वर्ग, अभिभावक वर्ग पैदा करना है, दार्शनिक वर्ग बनाना है, तो जो बुद्धि में श्रेष्ठ होंगे। तो इन्होंने, प्लेटो ने एक बात कही कि जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो बुद्धिमान पुरुष है, वो बुद्धिमान स्त्री के साथ में संपर्क करेंगे और उनके संसर्ग से जो बच्चे पैदा होंगे वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत कुशाग्र बुद्धि के होंगे। वो उनको अभिभावक वर्ग में शिक्षा के माध्यम से तय करेंगे कि अभिभावक वर्ग में आएंगे कि सैनिक वर्ग में आएंगे। तो प्लेटो इस प्रकार से श्रेष्ठ संतति को प्राप्त करने के लिए भी साम्यवाद का, स्त्रियों के साम्यवाद का समर्थन करता है, परिवार के साम्यवाद का समर्थन करता है कि हम श्रेष्ठ पुरुषों और श्रेष्ठ महिलाओं के माध्यम से राज्य के अच्छे से अच्छे योग्य नागरिक राज्य को प्रदान करें, योग्य दार्शनिक राज्य को प्रदान करें। ये 4 प्रकार के समर्थन के आधार प्लेटो ने बताए हैं। प्लेटो की जो जो परिवार और स्त्रियों का जो साम्यवाद है, इसकी बहुत आलोचना होती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण आलोचना ये है कि प्लेटो जो है वो शिक्षा दीक्षा का कार्य जन्म से पहले ही प्रारंभ कर देता है कि बच्चा जो है वो पैदा नहीं हुआ उससे पहले ही वो ये सोच लेता है कि वो क्या बनेगा, ये दार्शनिक वर्ग में आएगा या सैनिक वर्ग में आएगा। तो प्लेटो की ये जो धारणा है कि स्त्रियों और परिवार को दार्शनिक वर्ग को दूर कर देना चाहिए, तो ये गलत है। क्योंकि प्लेटो जो है, अरस्तु ने भी इनकी बहुत सारी आलोचना की है। प्लेटो अपने परिवार विषयक साम्यवाद में स्त्री और पुरुष के आधारभूत जो अंतर होता है उसको बिल्कुल भुला देता है, जबकि स्त्री पुरुषों में तो बहुत ज्यादा, स्त्री और पुरुष में तो आधारभूत बहुत अंतर होते हैं। तो इन्होंने केवल स्त्री और पुरुष में केवल एक ही अंतर देखा है, वो है लिंग भेद। जबकि पारकर ये कहते हैं कि, आलोचना करते हुए कहते हैं कि स्त्री की प्रकृति में लिंग और एक एकाकी तथ्य नहीं है जिसमें और केवल जिसमें ही वह पुरुष से भिन्न है, अपितु वह तो उसके समस्त जीवन को प्रभावित करता है। दूसरी बात, स्त्री पुरुष जो है उनका जो अस्थायी संबंध प्लेटो ने जो बताया है वो संबंधों की पति और पत्नी के संबंधों की पवित्रता को समाप्त कर देता है, पवित्रता को भुला देता है। पति और पत्नी का संपर्क केवल शारीरिक ही नहीं होता, बल्कि इनका संबंध जो है वो संपूर्ण जीवन का आधार होता है। और इस प्रकार से प्लेटो का जो साम्यवाद है मानव मनोविज्ञान की अवहेलना करता है और इस दृष्टि से वो अव्यवहारिक भी है। प्लेटो जो है वो ये कहते हैं कि एक बच्चा जो है वो अपनी माँ को नहीं पहचान पाएगा और माँ अपने बच्चे को नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि प्लेटो ने बच्चे की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की है। बच्चा पैदा करेंगे श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ महिला, लेकिन उसकी शिक्षा दीक्षा का कार्य पूर्णतः राज्य का ही होगा। इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि जब बच्चा अपनी माँ को नहीं पहचानेगा और माँ अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी तो भावनात्मक लगाव पैदा नहीं होगा। और जब व्यक्ति अपने माँ और पिता के प्रति और परिवार के प्रति भावनात्मक लगाव पैदा नहीं करेंगे तो देश के प्रति कैसे कर सकते हैं। एक बात इन्होंने और कही है आलोचकों ने कि जो सबका है वो किसी का नहीं होता, यानी कि जो सबका है वो किसी का नहीं है।
सब उसको इग्नोर करेंगे, कोई उसके प्रति जिम्मेदारी नहीं लेगा, उसमें वो असुरक्षा की भावना पैदा हो जाएगी, सुरक्षा की भावना उसमें पैदा नहीं होगी। प्लेटो ने ये कहा है कि अरस्तु ने ये कहा है कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। प्लेटो अभिभावक वर्ग को पारिवारिक संपत्ति से वंचित कर देता है, सुख से वंचित कर सकता है। जब अभिभावक वर्ग प्रसन्न ही नहीं रहेगा, खुशी ही नहीं रहेगा, तो किस प्रकार से सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करेगा। अरस्तु का ये कहना है कि हम इसे मानवीय स्त्रियों के झगड़े बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि न तो कोई स्त्री किसी की परमानेंट पत्नी होगी, न कोई पुरुष परमानेंट उसका पति होगा, तो स्त्रियों में झगड़े बढ़ जाएंगे। इससे समाज में अव्यवस्था फैलेगी और मानवीय जीवन पर तो इसको लागू करना बिल्कुल ही सही नहीं है और वर्तमान समय में तो इसको बिल्कुल ही लागू नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, स्त्रियों के जो गुण होते हैं, जैसे स्त्रियों का जो गुण है संयम, करुणा, ये सब समाप्त हो जाएंगे। सारे जो श्रेष्ठ चरित्र का एक अत्यंत आवश्यक गुण है, करुणा है, संयम है, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, जो कि स्त्रियों के लिए भी अच्छा नहीं है और समाज के लिए भी सही नहीं है। इसके अलावा अरस्तु ये कहते हैं कि प्लेटो व्यक्ति को साधन बना देते हैं और राज्य को साध्य बनाते हैं। जबकि राज्य क्यों बना है? व्यक्ति के लिए। तो व्यक्ति जो है वो साध्य होना चाहिए, राज्य साधन होना चाहिए। इसके उलट प्लेटो जो है वो राज्य को साधन बना रहे हैं और व्यक्ति को साधन बना देते हैं और राज्य को साध्य बना रहे हैं। प्लेटो ने अभिभावक वर्ग जो पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक अनुभव होने चाहिए वो अभिभावक वर्ग को नहीं होंगे। क्योंकि वो इस प्रकार न तो वो परिवार में रहेंगे, न वो उनके बच्चे होंगे, तो ये सब उनके व्यवहारिक अनुभव जो है उनसे वो वंचित हो जाएगा। केवल उत्पादक वर्ग जो है वही केवल सामाजिक मतलब इन जो हमारे जो व्यवहारिक जो बातें हैं, अनुभव है, वो केवल वही समझेगा। तो अगर हम अभिभावक वर्ग को उनकी प्रसन्नता से, उनके व्यवहारिक अनुभव से हम वंचित कर देंगे, तो दार्शनिक योग्य शासक के रूप में वो कार्य करेंगे। ये बहुत संदेहपूर्ण बात है, बहुत इसमें संदेह है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। प्लेटोवादी साम्यवाद के पक्ष में सैद्धांतिक दृष्टि से चाहे कुछ भी क्यों न कहा जाए, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से हम ये कहेंगे कि इनको वर्तमान समय में लागू करना बहुत मुश्किल है या संदेहास्पद है। समाज का एक पक्ष साम्यवाद की परिधि में लाना और दूसरे को इससे मुक्त कर देना, यानी साम्यवाद को दो भागों में बांट देना, एक तरफ अभिभावक वर्ग है, एक तरफ उत्पादक वर्ग है, तो ये भी बहुत गलत है, ये भी त्रुटिपूर्ण है। इसलिए इस बात से यह पता चल गया है हमें इसको पढ़ने से कि प्लेटो का साम्यवाद जो है वो वर्तमान समय में हमारे वर्तमान राज्यों में लागू नहीं हो सकेगा। और यदि हम प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना करें तो हमें सीधा पता चल रहा है कि प्लेटो जो है उनका साम्यवाद जो है वो राजनीतिक है और आधुनिक साम्यवाद जो है वो आर्थिक है। इसलिए प्लेटो का जो साम्यवाद है, कुल मिला के ये होगा कि प्लेटो का साम्यवाद जो है वर्तमान राज्यों में लागू नहीं हो सकता, वर्तमान समय में लागू नहीं हो सकता। समाज में अगर इनके साम्यवाद को लागू कर दिया जाता है तो बहुत ज्यादा अव्यवहारिक स्थितियां पैदा हो जाएगी, असहनीय स्थितियां पैदा हो जाएगी। धन्यवाद बच्चों। अब हम कल प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।